Hello students, बेटा let us start with chapter life processes। बेटा सबसे पहले आता है कि what are life processes। लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेसेस वो वाली प्रोसेसेस होती हैं जो कि सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। ये लाइफ, इसके बगैर ये लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस में ही आते हैं। द प्रोसेसेस विच आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। वट आर द क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। अब हमें देखना हो कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है या डेड है, कैसे पता करते हैं? हम देखते हैं ना, उसकी ब्रीदिंग देखते हैं पहले कि ब्रीदिंग हो रही है। ब्रीदिंग इज़ अ मूवमेंट ऑफ द चेस्ट। ठीक है। मूवमेंट से पता चलता है उसकी ग्रोथ, लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये जो डिसाइड करते हैं वेदर द ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट। ठीक है। मेजर क्राइटेरिया विच इज़ यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। जैसे मैंने कहा कि मूवमेंट, ब्रीदिंग में भी मूवमेंट होती है ना, तो मूवमेंट से पता चलता है। मूवमेंट मे बी ड्यू टू ब्रीदिंग, movement of growth, locomotion, movement of body parts, movement of molecules in metabolic reactions, and maintenance and repair of सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो सेलुलर स्ट्रक्चर्स की रिपेयर में भी मूवमेंट होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी मूवमेंट होती है। देन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, जो बॉडी के अंदर जैसे ब्लड सर्कुलेशन है तो blood is moving, all the nutrients are moving, hormones are going from one place to another. That is movement. So many types of movement is there. If there is movement, then that may be due to breathing, growth, locomotion or body parts. It decides whether the organism is alive or not. ठीक है। movement है तो alive है। ठीक है। then why is diffusion insufficient to meet oxygen requirement of multicellular organisms like human beings। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में तो भाई सारे सिस्टम्स होते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये। लेकिन जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उसमें तो सिस्टम्स नहीं होते, उसमें तो एक डिफ्यूजन से ही सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं। इट कैन टेक फूड, इट कैन गिव वेस्ट एंड ऑल द प्रोसेसेस। मतलब अब ये क्वेश्चन ये है कि अगर एक यूनिसेलर में डिफ्यूजन हो सकता है तो व्हाई नॉट इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में इतने सारे सिस्टम्स क्यों होते हैं? अगर मल्टीसेलर की बात करें, लेट इट बी द ऑर्गेनिज्म, तो मल्टीसेलर में तो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ना, तो दैट सेल इज कवर्ड बाय सो मैनी सेल्स। अब एक सेल जो है ये इंटरनल सेल है, इट इज सराउंडेड बाय, ऊपर नीचे आगे पीछे नंबर ऑफ सेल्स हैं जो इसको सराउंड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हाउ कैन इट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब ये वाला सेल क्या ये डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ले सकता है, फूड मॉलिक्यूल ले सकता है? नहीं ले सकता। हाँ, अगर बात हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की करें तो इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद द इन्वायरमेंट, लेकिन मल्टीसेलर का डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्वायरमेंट नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस से जो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है उसके लिए। इसीलिए मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में सो मैनी सिस्टम्स होते हैं जिसके कारण वो ग्रो करता है, फॉर टेकिंग फूड, for giving waste and circulation, and so many processes are there which are possible only due to different type of systems in the body। बट एक यूनिसेलर की बात करो तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डिफ्यूजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट से फूड ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, वेस्ट दे सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट कर सकता है। ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन का क्राइटेरिया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन मल्टीसेलर बट पॉसिबल इन यूनिसेलर। यही बात अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आए तो कैसे हमें आंसर करना है? इन केस ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स ओनली द सेल्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। द आउटर सेल्स एंड इंटरनल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग। जो आउटर सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते सराउंडिंग के। ठीक है। द
Thus, multicellular organisms require specialized organ system for breathing and exchange of gases for oxygen requirement. ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए. ओके, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है. व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. अब ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स जो सॉइल से प्लांट लेते हैं, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं. ऑटोट्रॉफिक फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हेटेरोट्रॉफिक की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कहाँ से एनर्जी लेते हैं? ये लेते हैं प्लांट से लेते हैं, है ना. ये यूज़ करते हैं फूड ऑब्टेन, और उससे लेते हैं, फूड से उन्हें क्या मिलता है? एनर्जी, ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये फूड यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जब वो एनर्जी फॉर्म होती है आफ्टर व्हेन द फूड रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, तो वो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. इसलिए एटीपी मॉलिक्यूल को करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है. ठीक है, अब गिव सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन. ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसमें, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो ये केमिकल रिएक्शंस it is the sum total of all chemical reactions which occur in living beings due to इंट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स. जो इंट्रैक्शन होती है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, सम टोटल ऑफ ऑल द हमारी बॉडी के अंदर कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं. जैसे फूड के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. अब ये क्या हो रहा है? ये एक ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो रहा है. तो कुछ रिएक्शंस में ये होता है कि मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें मेकअप होते हैं मॉलिक्यूल्स. जैसे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और प्रोटीन्स बना देते हैं, उसमें एक मॉलिक्यूल बनता है और एक में मॉलिक्यूल टूटता है. तो जिन रिएक्शंस में छोटे मॉलिक्यूल जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस या कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इसे एनाबॉलिज्म या कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं. और it consists of built up of reactions where complex are formed from simpler ones. जिसमें complex जो होते हैं, complex molecules फॉर्म होते हैं from the simpler ones. सिंपल से complex बनते हैं. जैसे मैंने अभी बताया कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है ना, या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, ठीक है. उस और एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एनाबॉलिक रिएक्शंस. ये एनाबॉलिक रिएक्शंस एनाबॉलिज्म या इस प्रोसेस को बोलते हैं, और ये रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं. एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, चाहिए होती है इस रिएक्शन को होने के लिए. दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म या डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. इसमें क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वंस होता है. यहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है छोटे मॉलिक्यूल्स में. जैसे रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड रिएक्शन इज कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन. तो इसको बेटा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए. कर लिया स्क्रीनशॉट? बेटा आपको समझ आया हो टॉपिक तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.